हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा साहब का जो इस्तीफ़ा आया और उसके बाद जो खालिद मंसूर साहब की अपॉइंटमेंट हुई है एज स्पेशल एडवाइज़र ऑन सीपेक। वफाकी हुकूमत की तरफ से जो खालिद मंसूर साहब को अपॉइंट किया गया है, तो इसी हवाले से वफाकी वज़ीर असद उमर साहब से गुज़िश्ता रोज़ इसी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो नई तैनाती हुई है ये उनके और वज़ीर आज़म साहब दोनों की मुशावरत से हुई है और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब का फ़ैसला था। और असद उमर साहब के बकौल ये फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि एक तरफ तो आसिम बाजवा साहब अपनी कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा देना चाहते थे और दूसरा जो सीपेक प्रोजेक्ट्स के अंदर तब्दीली भी है या जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसके फ़ेज़ 2 का जो एक नए एस्पेक्ट्स हैं, इसी हवाले से असद उमर साहब ने कहा कि अब जो मरकज़ी किरदार होगा सीपेक के अंदर वो प्राइवेट सेक्टर का होगा और इसीलिए हुकूमत ने कॉर्पोरेट सेक्टर की एक ऐसी शख्सियत जिनके पास एक वसी तजुर्बा है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ काम करने का, उनका इंतखाब किया गया है। मीडिया के अंदर ऑब्वियसली इस हवाले से काफ़ी क़यासराई होती रही है, तज्जिया तबसरे जो भी आप इसको कहना चाहें, और इस सब को असद उमर साहब ने रद्द किया। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान का अपना है और हुकूमत ने जब ये फ़ैसला कर लिया तो उसके बाद असद उमर साहब ने ख़ुद चीनी सफ़ीर जो हैं उनको इसके बारे में बताया। मगर जो सीपेक के हवाले से शुरू से ही बहुत तनकीद होती रही है हुकूमत पे। रज़ाक दाऊद साहब का जो नई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक्त उनका जो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है सीपेक प्रोजेक्ट्स का, इनको देखने की ज़रूरत है, इस पर भी बहुत तनकीद हुई। और उसके बाद भी जब ये आसिम बाजवा साहब और खालिद मंसूर साहब की बात हुई है तब भी यही गुफ्तगू हुई है कि शायद इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ा सकी जो शायद चीनी हुकूमत भी चाहती थी। और बहुत सी क़यासराई हुई है कि ये जो स्लो पेस रही है प्रोजेक्ट्स की, इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसको मैनेज नहीं कर पाई। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन साहब। ये सेनेटर हैं और सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दिफा है उसके सरबराह भी हैं। वेलकम टू द शो सर। जी मुशाहिद साहब, सर किस तरह देख रहे हैं आप ये जो एकदम तब्दीली हुई है, एंड वुड यू से, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ना सर, डू यू थिंक कि ये इट्स अ डिसीजन दैट वाज लॉन्ग ओवरड्यू? Well, it may have been long overdue, but it was a surprising decision. सडन किया है। आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर का एक स्टाइल हो गया फायरिंग का, कि पहले कई दफा वो कहते हैं कि जी आप इस्तीफा ना दें। इनको लास्ट ईयर जब ये मुतनाज़े हो गए थे वो पापा जॉन और वो बिजनेस इश्यूज पर, और काफी आपने स्टेटमेंट्स भी देखे थे, उस वक्त इन्होंने सुना था कि इस्तीफे की बात की है तो प्राइम मिनिस्टर का अभी ये ना इस्तीफा दें, तो फिर उनको खुद फारग कर दिया गया। यही पैटर्न उन्होंने इख्तियार किया था फॉर हफीज शेख साहब। उनको भी कहा गया कि अभी आप ठहरे, आप इस्तीफा ना दें, तो उनको भी असद उमर साहब को खुद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से फारग किया था, सुना था व्हाट्सएप पर फारग किया था। फिर जहांगीर तरीन को भी, तो एक पैटर्न है, सरप्राइज है। तो लेकिन ये मेरे ख्याल में माफ करिएगा सर, मैं आपकी अब बात काट रही हूँ। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आसिम बाजवा साहब इज द लेटेस्ट कैजुअलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स वे ऑफ डूइंग गवर्नेंस। जी, ही हैज बीन एक्चुअली सैक्ड। तो वो मतलब है कि और वो उनके लिए भी सरप्राइज था, सबके लिए सरप्राइज था। लेकिन मैं समझता हूँ बुनियादी फैसला ठीक फैसला है। ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला था, असद उमर साहब की नॉमिनेशन थी, क्योंकि ये खालिद मंसूर साहब जो हैं अच्छे, ही इज अ क्रेडिबल सिविलियन फेस, प्रोफेशनल है, चाइनीज कंपनीज को जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, सो ही इज आई थिंक ही क्वालिफाइज फॉर दिस स्लॉट। और ये उनके कॉलीग भी रहे हैं एंग्रो में, तो उन्होंने रिकमेंड किया होगा और प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया होगा। लेकिन ये जिस तरीके से किया है
वो शायद सरप्राइज लोगों के लिए होगा, लेकिन ये फैसला दुरुस्त है इस वक्त सीपैक के हवाले से, और इस वक्त सीपैक को आगे लेने के लिए जो चैलेंजेस हैं, आई होप ही इज एबल टू ओवरकम दैट, बट ही इज द राइट चॉइस। बट सर, ये क्यों आप बात कर रहे हैं कि ये क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके ख्याल में आसिम बाजवा साहब जो थे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे और अब खालिद मंसूर साहब जो है वो मैनेज कर पाएंगे? आई मीन बेसिकली इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ओवरऑल अप्रोच इज नॉट द इशू। मेरे ख्याल में बेसिक था कि आई थिंक आसिम बाजवा साहब को अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोवर्सी जो पापा जॉन वगैरह की हुई, वो तो अलग थी, वो तो ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद थी, लेकिन ये मेरे ख्याल में इनके जो सेटअप के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। इनके शिबली फराज साहब से मसाइल थे, मुझे ये मालूम है, जब ये स्पेशल असिस्टेंट थे इंफॉर्मेशन के। इनके पार्लियामेंट्री कमेटी और सीपैक के साथ मसाइल थे, इनके असद उमर साहब के साथ भी मसाइल थे, तो वो एक चेन ऑफ कमांड था। और मेरे ख्याल में एट दिस स्टेज शायद मुझे लगता है कि आसिम बाजवा साहब की जो सपोर्ट बेस थी, जो पिंडी से आती थी, शायद वो पिंडी ने भी हाथ उठा लिया और वो फिर कमजोर हो गया और उसमें लोगों के ख्याल से डिलीवर नहीं कर सके। और दूसरा एक इंस्टीट्यूशनल इशू है आरफा साहिबा, 5 मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। देखें जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सीपैक, स्टीयरिंग कमेटी ऑन पाक चाइना रिलेशंस एंड सीपैक, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फिर प्लानिंग कमीशन भी है, और फिर सीपैक अथॉरिटी भी है, उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक, वो ओवरसाइट बॉडी भी है। तो वो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ रहे थे, चाइनीज कंपनीज कंप्लेंट कर रहे थे, स्लो डाउन की बात भी हो रही थी, और खास तौर पे अब जो नया फेज है जिसमें प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, वो कौन सा फेज है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्री, और उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। सही। और तो वो बड़ा खास फेज है जिसमें आपके जॉब जनरेट होंगे। सर, अगर मैं आपको यहाँ आपकी बात काट सकूं, 2 चीजें हैं सर। एक तो आपने पिंडी की सपोर्ट की बात की, क्या उसका ताल्लुक वो पापा जॉन्स की कंट्रोवर्सी से है जिसका आपने जिक्र किया, या क्योंकि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे बाजवा साहब, तो आपके ख्याल में इसकी वजह से वो सपोर्ट जो थी वो दैट डिसअपीयर्ड? मेरे ख्याल में दोनों चीजें इकट्ठी हुई हैं। एक तो वो जो कंट्रोवर्सी की वजह से वो कमजोर हो गए, और आपको पता है जो फौजी सिस्टम है, फौजी कल्चर इज अ वेरी क्वाइट कल्चर, वो खामोशी से काम करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू देमसेल्व्स, दे डोंट वांट टू मेक देमसेल्व्स कंट्रोवर्शियल। तो एक सीनियर पर्सन जो लेफ्टिनेंट जनरल रहा है, कोर कमांडर रहा है, DGISPR रहा है, और सारा कुछ, और वो एक्सपर्टीज भी है ट्वीटिंग वगैरह है, इस टाइप की चीजें में, जब वो जनरल राइल थे आर्मी चीफ, तो वो उसके बारे में इतनी कंट्रोवर्सी आनी शुरू होगी, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज भी शुरू हो गए। और फिर दूसरा ये जो था कि प्लस जो पॉलिटिकल टीम है इमरान खान साहब की, वो उससे लैक ऑफ कंफर्ट हो गया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो मेरी रिपोर्ट ये भी है कि जो इनकी मीटिंग भी हुई थी स्टीयरिंग कमेटी की मंडे को, जिसमें असद उमर साहब प्रिजाइड कर रहे थे, उनमें कोई इनका बैक एंड फोर्थ भी हुआ था। तो आई थिंक वो बेसिकली इट वाज अ डिसीजन taken on the recommendation of Asad Umar Saab, because he's now in the driving seat on CPEC, और प्राइम मिनिस्टर went along with it। लेकिन ये फैसला उनका था, और ना चाइना को मालूम था, ना फौज को मेरे ख्याल में मालूम था। अच्छा सर, तो ये जो आप कि अब बेसिकली आसिम बाजवा साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जो आपने जैसे कहा कि इंस्टीट्यूशन मसला ये है कि बहुत ज़्यादा कमिटीज़ और मतलब कि बहुत सारे लेवल्स के ऊपर सीपैक से डील किया जा रहा है, तो सर क्या ये आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद का एक मसला है कि उन्होंने इतने ज़्यादा लेयर्स क्रिएट कर दिए हैं, सीपैक इज़ बीइंग डेल्ट विद? अब आपने गालबन जो पिछला इंटरव्यू दिया इस इशू पे, आपने 1 विंडो ऑपरेशन की बात की, तो क्या ये तब्दीली हुई है, या क्योंकि जैसे असद उमर साहब का जो आर्ग्यूमेंट है कि अब फेज तब्दील हो गया सीपैक का, तो ये जो वेरियस लेयर्स हैं इनके ऊपर मसला हो रहा है? देखिए जी, जब सीपैक शुरू हुआ था मियां साहब के जमाने में, वो क्या था, उसमें सबसे पहला इशू था जो अब आ रहा है, ये कर रहे हैं, पहले नहीं किया, वो पॉलिटिकल ओनरशिप का था, कि उन्होंने ओन किया कि सीपैक हमारा प्रोजेक्ट है, इसको लेके चलेंगे। वो किसने ओन किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब। उसके बाद क्या किसने ओन किया? मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब। ये 2 लेयर्स हो गए। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक बनी 2015 में, जिसका मैं चेयरमैन था, और वो पार्टी में 21 मेंबर्स थे, जिसमें मेजॉरिटी छोटे सूबों की थी और ऑपोजिशन भी रिप्रेजेंटेड थी। असद उमर साहब और शिबली फराज
इस मेरी कमेटी के मेंबर्स थे, तो वो सीपेक में उसमें, और हमने हमारा क्या रोल था कि हमने सूबों को वफाकी हुकूमत से जोड़ा, हमने कोऑर्डिनेशन की और पार्लियामेंट की ओनरशिप ले ली हमने, और कंसेंसस कर लिया सियासी जमातों में सीपेक इज द वे फॉरवर्ड, जो हमने करवाया पार्लियामेंट्री कमेटी। सो क्लियर था उस वक्त, ना सीपेक अथॉरिटी थी, ना कोई स्टीयरिंग कमेटी थी, और ना ये खिचड़ी थी कि फलानी मिनिस्ट्री है फलानी मिनिस्ट्री है। और शुरू में जैसे आपने भी कहा कि कुछ बयानात आए थे इनकी हुकूमत के जो गैर जिम्मेदाराना थे, जो चाइना के बारे में और सीपेक के बारे में उन्होंने गलत बयानात दिए, और उससे सीपेक का स्लो डाउन में एक तासुब भी मिला और लगा कि ये गड़बड़ है। फिर जनरल बाजवा टू इंटरवीन, कमर जावेद बाजवा यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो चाइना गए, शी जिनपिंग से मिले, उन्होंने ओनरशिप भी ली, पार्लियामेंट ने ओनरशिप ली, और फिर सीपेक ऑन ट्रैक हुआ। तो अब ये इनको भी अब चाहिए, दे हैव टू गेट द एक्ट टुगेदर। मसलन हमने बात की, मैंने अभी स्पेशल वन विंडो ऑपरेशन की। अब वन विंडो ऑपरेशन कौन करेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के वो करेगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नीचे आती है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में आरिफा साहिबा आपने नोट किया होगा कि 4 मुख्तलिफ चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं इस दौर में, 4 मुख्तलिफ चेयरमैन। अगर आपका टेन्योर ही किसी का नहीं, आप पता नहीं कौन चेयरमैन है, अब एक सेक्रेटरी लगाई है उन्होंने, को खातून है, लेकिन मसला ये है कि अभी चेन ऑफ कमांड में क्लैरिटी आनी पड़ेगी अगर आपने इसको फुल स्पीड अहेड से लेके चलना है, प्राइवेट सेक्टर का रोल होना है। तो एक तो उन्होंने एलिवेट कर दिया है स्टेटस को कि जो खालिद मंसूर को उन्होंने स्पेशल असिस्टेंट ऑन सीपेक अफेयर्स बना दिया, यानी कि वो अब कैबिनेट में बैठेंगे और सीपेक की एक किस्म की मिनिस्ट्री बन गई है, सो टू स्पीक, या मिनिस्ट्रियल स्टेटस मिल गया, कैबिनेट रैंक मिल गया सीपेक के जो स्पेशल असिस्टेंट। तो जो अच्छी बात है कि इसका मतलब एलिवेट हो गया। लेकिन ये जो खिचड़ी बनी हुई है 5 इदारों की, इसमें क्या चेन ऑफ कमांड होगा और वन विंडो ऑपरेशन, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। कोऑर्डिनेशन करें, लाल फीता काटें और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ठक ठक ठक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जो माजी में हुआ। अच्छा देखिए ना, ये ना भूलें कि मियां साहब के दौर में फर्स्ट फेज ऑफ सीपेक ऑन ट्रैक चला और कामयाबी से चला। जी मुशाहिद साहब, तो अब आपके ख्याल में क्या ये जो अपॉइंटमेंट है, जैसे आपने कहा कि उनको स्टेटस भी जो दिया गया है और जो उनका तजुर्बा है चाइनीज कंपनीज के साथ, डू यू थिंक कि ये काफ़ी होगा, या जैसे आपने कहा कि जब तक वजीर आजम साहब खुद पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेंगे ये मसला रहेगा? नंबर 1 इज पॉलिटिकल ओनरशिप की मैं समझता सबसे बड़ी बात है। तो पाकिस्तान में लोग हमेशा ऊपर देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ऊपर वो क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर सिविलियन गवर्नमेंट के बॉस हैं, वो अगर डायरेक्शन दें, इंटरेस्ट लें, हर हफ्ते मीटिंग्स हों और कहें ब्यूरोक्रेसी को कि ये काम होने हैं और हम रोकने नहीं देंगे, तो ये काम हो जाएंगे। पाकिस्तान में सिस्टम वर्क्स, इट्स बेसिकली अ वन मैन शो, द पीएम इज द बॉस, और ठक 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 वो फैसले करें कोई कंफ्यूजन के बगैर। अब ये है कि क्लियर चेन ऑफ कमांड ये है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मिनिस्टर असद उमर, ही इज द सीपेक जार, और उसके नीचे खालिद मंसूर, स्पेशल असिस्टेंट सीपेक अफेयर्स, जो उन्हीं का बंदा है, तो उस पे कंफर्ट लेवल है। जनरल आसिम बाजवा देखें जी, कोर कमांडर थे, उनका अपना भी प्रोटोकॉल होता है, रोब है, दबदबा है, वो उनको भी आसानी से एडजस्ट नहीं कर सकते ये मिनिस्टर से या सेनेटर से या एमएनएस से या पार्लियामेंट्री कमेटी से। थोड़ा सा वो भी इशू आया था, टसल आई थी टर्फ की, प्रोटोकॉल की भी, तो बस। और वैसे भी वो कंट्रोवर्शियल भी हो चुके थे, तो वो ठीक है। बाकी उनके अपना डोमेन था, टर्फ था, व्हिच इज बेसिकली मिलिट्री डोमिनेटेड। तो अब एक सिविलियन फेस भी आगे आ गया इसके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जो चीनी हुकूमत है उसके क्या पहले कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हुकूमत तक कन्वे हुए हैं, व्हिच मे हैव फेड इनटू दिस डिसीजन, और क्या अब उनको हम कह सकते हैं कि कोई उनकी तसल्ली हुई होगी? चाइनीज का कोई ऐसे रिजर्वेशन नहीं थे आसिम बाजवा के साथ, उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक। चाइनीज देखें जी, इस काम में इंटरफेयर नहीं करते कि कौन किसको लगाते हैं, उनका इंटरेस्ट एक होता है, रिजल्ट्स। आप चाहे वो खाकी में लगाएं या वर्दी में लगाएं या खातून को लगाएं या मर्द को लगाएं, उनका वो ताल्लुक नहीं, पर्सन से नहीं है, उनका है कि यू प्रोड्यूस, जो इंस्टीट्यूशन है वो बनाए और रिजल्ट्स डिलीवर करें। अगर रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करते हुए फिर वो शिकायत लगाएंगे, फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात करेंगे। तो वो जो हमारा सिस्टम जो है ना, आपको पता है इतना स्लो है, द लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। मसलन आप देख लें, पावर में एक मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है, साथ फिर वॉबडा है, वॉबडा के पीछे नेपरा है, टैरिफ को और फैसला करता है, वॉबडा को और फैसला करता है।
बल्कि मुझे याद है कि पावर एक बड़ी चाइनीज कंपनी का चेयरमैन मुझे मिला जब मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी का। मैं कहा, इज देयर अ प्रॉब्लम, कैन आई हेल्प यू? कहता, यस, आई नीड अ शोल्डर टू क्राई अपॉन। कहता, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, उधर से इधर जाता हूँ, मुझे वो चक्कर देते रहते हैं। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर तंग करना चाहे तो बहुत तंग कर सकती है, लेकिन अगर उनको पता हो कि ऊपर से डंडा है तो देन दे फॉल इन लाइन। तो अजी जरूरत ये है इस वक्त कि पॉलिटिकल ओनरशिप एंड वन विंडो ऑपरेशन, बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब से वापस आएंगे तो हम मुशाहिद हुसैन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे, मगर हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने इक़दाम उठाए थे कश्मीर के हवाले से, और उनको आज 2 साल हो चुके हैं। मोदी हुकूमत ने आज ही के दिन 2 साल पहले मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी आइनी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया था। वो आर्टिकल 370 को उन्होंने ख़त्म किया, आर्टिकल 35A को भी, और उसके बाद जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का स्टेट था उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के साथ उस दिन से ये फैसला किया हुआ है कि किसी किस्म की बातचीत या जो तिजारत है वो शुरू करने से पहले भारत को ये फैसला करना पड़ेगा कि ये इक़दाम जो है वो वापस लेगा। नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले ही मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो वहाँ की सियासी क़यादत है उसको एक मुलाकात के लिए भी बुलाया, मगर उसमें कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। और बहुत से लोगों ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि ये जो मीटिंग हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जम्मू और कश्मीर की, तो इसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नहीं बुलाया गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, माफ़ करिएगा, इसी हवाले से हम अब गुफ्तगू करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुशाहिद साहब, 2 साल सर हो गए हैं, ऑब्वियसली बहुत कुछ तब्दील भी हुआ है 2 सालों में, बट जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सर किस तरह देखते हैं आप जो ये 2 साल में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रही है मकबूजा कश्मीर के हवाले से, और जो हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम हाईलाइट कर रहे हैं सारे मामले को इंटरनेशनली, और भारत जो है वो बैकफुट पे चला गया है हमारे एफर्ट्स की वजह से। देखिए जी, बुनियादी बात मैं एक चीज करना चाहता हूँ, जो तब्दीली की बात है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बुनियादी तब्दीली आ रही है जो खौफनाक है। देखें जी, इस 2 साल में क्या हुआ है, 38 लाख 3.8 मिलियन न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं जो आउटसाइडर्स हैं, नॉन मुस्लिम हैं, कश्मीर के अंदर आने के लिए, क्योंकि 35A तो खत्म हो गया है, 370 भी खत्म हो गया है। उसके अलावा 12 लाख नए नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। $5.5 अरब इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, मकबूजा कश्मीर की मईशत को, और उसके नतीजे में 5 लाख कश्मीरी अपने नौकरियों से महरूम हो गए हैं। तो उनकी अजियतों में 15,000 कश्मीरी अरेस्ट भी किए हैं इन्होंने, तो उनकी मुश्किलात और अजियतों में इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है जो फलस्तीन में कर रहा है, डेमोग्राफिक चेंज। अब इशू है कि हिंदुस्तान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कश्मीर के बारे में। उन्होंने क्या है, इसको डेमोग्राफिक चेंज करना है, हमने अपने कब्जे में करना है, और बल्कि अब मोदी बात कर रहा है कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कोई लाएगा, कोई हिंदू लाएगा, आरएसएस का, बीजेपी का। उनकी पॉलिसी में क्लैरिटी है टुवर्ड्स पाकिस्तान ऑल्सो, उसमें कोई उनकी लचक नहीं आई पाकिस्तान दुश्मनी की तरफ, पाकिस्तान मुखालफत की तरफ। हमारी पॉलिसी में यस बयानात आए हैं, तकारीर हुई हैं, मार्चेस भी हो रही हैं जैसे आपने आज दिखाया, अभी वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रेटेजी, एक इंडिया पॉलिसी और कश्मीर पॉलिसी जो वाज़ेह होने चाहिए एक सस्टेन तरीके से, वो उसमें एक फुकदान नजर आ रहा है, और मैं समझता हूँ उसकी बड़ी जरूरत है। उसमें पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, मीडिया, क्योंकि पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है इस वक्त। आफ्टर ऑल यूरोपियन पार्लियामेंट्स, अमेरिकन सेनेट, यूएन सेक्रेटरी जनरल सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप गार्डियन पढ़ें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ें, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखें, आप ह्यूमन राइट्स वॉच देखें, ये सब मगरबी इदारे हैं, उसमें सब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जो आरएसएस है, हम
अब छोटा सा मुल्क है एक गैम्बिया अफ्रीका का, उन्होंने रोहिंग्या के इशू पर म्यांमार की हुकूमत को दे टुक देम टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो हम भी जो लॉफेयर जिसे कहते हैं, कानूनी हरबा इस्तेमाल करें। आरएसएस जो कर रही है डेमोग्राफिक चेंज, हम कार्रवाई कर सकते हैं किसी तरीके से, हम पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी कर सकते हैं। हमने ना कोई बाहर वफूद भेजे, ना इसको सस्टेन किया। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इंस्ट्रूमेंट है, हमें 15-16 वोट्स चाहिए कि उसमें फर्स्ट पर्सन। ये बहुत से लोगों ने, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, कि बहुत से लोगों ने हाईलाइट किया है कि जिस किस्म की हमें अग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी, जस्ट टू हाईलाइट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जो हकूक हैं कश्मीरियों के, हम क्यों नहीं कर पाए ये? वफ्द नहीं भेजे, हाईलाइट नहीं किया, ममालिक से गुफ्तगू नहीं की, इंटरनेशनल फोरम्स को सिवाय यूएन के इस्तेमाल नहीं किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाया? मेरे ख्याल में हम कुछ, ये मेरा मुशाहिदा है पर्सनली, मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे ख्याल में हम एक उम्मीद में बैठे हुए थे कि शायद मोदी से कोई खैर की तवक्को हो। आपको याद है ना, मोदी के बारे में तुमने कहा भी था ना कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन जीतेगा तो मसला हल करेगा। फिर आपको याद होगा कि पिछले नवंबर में बयान आया कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान से गुफ्तगू करने को तैयार है बशमूल कश्मीर। अब आपको याद है, बड़ा बज़ हुआ, मीडिया को भी बड़ा बताया गया, टीवी प्रोग्राम हुए कि जी वो हिंदुस्तान बात करने को तैयार हो गया है। और मजे की बात है आरिफा साहिबा कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, हमने बयान दिए कि हिंदुस्तान का हमें पैगाम आया है और हिंदुस्तान बात करने को तैयार है और बातचीत होगी बशमूल कश्मीर। उससे ये सीजफायर तो हो गया, वो अच्छी बात है सीजफायर हुआ, क्योंकि सीजफायर 2003 में हुआ था और उसकी तायद की गई। लेकिन क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान ने आपको धोखा दिया, उनको चीन से मार पड़ी थी। मोदी ने को मसले अपने हो रहे थे अपने मुल्क में कश्मीरी लोगों के साथ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाने दी 24 जून के लिए, और कोविड की वजह से, मैशत की वजह से उसकी मकबूलियत में कमी हो गई थी। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन वो हारा था, तो उसने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान को धोखा दिया या वैसे कोई आसरा दिया जैसे कहते हैं, तो हम उसमें आगे, हाँ जी वो मोदी बात करेगा, जरा हाथ हौला रखें, तो लेट्स टॉक टू हिम फर्स्ट। For God's sake, we should know what that man is coming from. उनकी पॉलिसी क्या है? वो तो क्रिकेट हो, आपको वो वर्ल्ड कप में मैच हार जाते हैं हिंदुस्तान खुद, ताकि पाकिस्तान को फायदा ना पहुंचे। कश्मीर प्रीमियर लीग उनसे हजम नहीं हो रही, तो वो आपको तो फाटक में नहीं छोड़ेंगे, आपको डिसइंफो लैब में नहीं छोड़ेंगे। वी शुड बी क्लियर अबाउट आवर इंडिया पॉलिसी कि मोदी से आपको कोई खैर की तवक्को नहीं है। जहां वो कोशिश करेगा आपको नुकसान देने की पूरी मुकम्मल कोशिश करेगा। और कश्मीर की तो बात करने की सोचे, वो तो कह रहे हैं मुजफ्फराबाद हम सोचेंगे, गिलगित बल्तिस्तान पर वो उनकी नजरें हैं। तो हम वी शुड इसमें आंखें खोल के, वी शुड हैव अ आइज वाइड ओपन एंड हैव अ क्लियर कश्मीर एंड इंडिया पॉलिसी। वो उसमें जो फुकदान है, वो असली कोर इशू ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो जहांगीर तरीन ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से कि उसके अंदर जो बहुत एक तेज़ी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पंजाब की सियासत के ऊपर, जहां भी लगता है काफ़ी हलचल है। जो जहांगीर तरीन ग्रुप के एक एमपीए थे नज़ीर चौहान साहब, उनकी जब से उन्होंने तनकीद की शहजाद अकबर साहब पे, मजहबी किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद FIR कटी, वो अरेस्ट हुए, और अब वो उन्होंने ये ऐलान किया है कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन ग्रुप छोड़ दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही उनके लीडर हैं। इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं पंजाब की सियासत पे। वेलकम टू द शो सर। जी शामी साहब, ये क्या बहुत, क्योंकि पिछले दिनों में क़यास राई हुई और कहा जहांगीर तरीन ग्रुप तैयार हो गया है और अब पंजाब में हुकूमत जो है वो बुज़दार साहब की गिरने वाली है, और अब तो लग रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसके अंदर दरारें पड़ गई हैं। ये क्या मामला है सर? इज इट समथिंग सीरियस? क्या हमें संजीदगी से देखना चाहिए नज़ीर चौहान के मामले को, या कोई खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा?
बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। देखिए, संजीदगी से तो हमें हर मामले को देखना चाहिए, और लेकिन ये जो चौहान साहब हैं, ये कमजोर आदमी है, बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और सियासत में आ गए तो इन्होंने फिर जज्बाती रवैयों का मुजाहरा किया। नतीजा ये है कि बहुत आगे चले गए थे और बहुत पीछे होना पड़ा। अब आप अगर हमले करेंगे लोगों के मजहब जो है उनके ऊपर और उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो एक बड़ी नामुनासिब बात है। उनका उनकी आप तायीद नहीं कर सकते। लेकिन फिर उनके साथ जो FIA में ने किया है और जेल में, मैं समझता हूँ जो जिस तरह उनको बदसलूकी उनके साथ की गई है, और फिर जिस तरह उनके जो मामलात हैं कारोबार के, उनकी छान फटक शुरू कर दी गई है, और FIA ने जो उसमें मदाखलत की है, उसकी वजह से उनके असाब जो है वो जवाब दे गए। मुझे तो उनसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस ये है कि उनका सॉफ्टवेयर जिस तरह अपडेट किया गया है वो भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। किसी सियासी हुकूमत को या जमहूरी हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी अपने ही रुकने असम्बली के साथ इस तरह का सलूक रवा रखे और उसको बिल्कुल तोड़ दे, और वो बेचारा जो है अपने उल्टे पांव यानी लौटने पर मजबूर हो। तो ये इससे आप ये जो एक कहानी है, ये सिर्फ नजीर चौहान की कहानी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी सारी सियासत की कहानी है, फिर हुकूमत की कहानी है। हुकूमत में बैठे हुए लोग जो हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, वो उसकी कहानी है। तो ये में बहुत कुछ अफसोसनाक मुकामात हैं इसमें, जिस पर मुझे तो कम अज कम बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बिल्कुल सही शामी साहब, क्योंकि आपने कहा कि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद गालिबन हम पहले भी देख चुके हैं। तो सर, क्या जहांगीर तरीन ग्रुप जो एक बन गया है PTI के अंदर, तो सर क्या इसकी भी कहानी जो माजी के अंदर स्प्लिंटर ग्रुप्स बने हैं कि वो थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि वो बहुत शायदवर हो गए हैं, वो पावर में भी आ जाते हैं, मगर जब वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी बहुत इरेलेवेंट हो जाते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा? देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप में जो लोग शामिल हैं उनकी बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की है। कुछ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और PTI में शामिल हुए, और कुछ ऐसे हैं जो किसी जमात के बगैर भी अपना इंतखाब जीत सकते हैं। तो वो ग्रुप तो अभी इंटैक्ट है, और मेरा ख्याल है कि हालात देखकर वो फैसला करेगा कि उसको कितना आगे बढ़ना है और कितना पीछे हटना है। जहांगीर तरीन एक धीरज सियासतदान है, और अभी तो देखें उन पर जो दबाव आया था और FIA जिस तरह उनके पीछे थी, तो वहां तो उनको एक रिलीफ मिल गया है। तो उनको तो उनका जो ताक़ुब है वो तो अब नजर नहीं आ रहा आपको कहीं। तो इस लिहाज से तो वो ग्रुप जो है अपने मकसद में एक हद तक कामयाब है, और आगे अब उसकी पॉलिटिक्स क्या होगी, वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा या उसको टिकट मिल सकेंगे, या उस टिकट की जरूरत होगी, या लोग उस टिकट से भागेंगे, ये सारे सवालात हैं जो अब आने वाले दिनों में तय होंगे। क्योंकि ये भी PTI का टिकट जो है वो कोई बड़ा यानी एक ऐसा टिकट होगा जिसको लेने के लिए लोग बेताब होंगे या उससे जान छुड़ाएंगे। ये सारे सवालात हैं जिसका हमें आइंदा जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, और उसी से फिर इस ग्रुप का भी और दूसरे इलेक्टेबल्स की सियासत का रुख भी मुतय्यन होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ मंदिर के ऊपर एक अटैक हुआ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पंजाब के ज़िला रहीम यार ख़ान का, जहां एक गांव में मुकामी अफराद ने एक मंदिर के ऊपर हमला किया और वहां तोड़ फोड़ की। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो थी इस हमले की वो वायरल हो गई कि शरपसंद अफराद जो हैं वो भोंग नामी गाँव के एक मंदिर के अंदर हमला कर रहे हैं और वहाँ तोड़ फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
मीडिया पे। ऑब्वियसली ये वाकया रिपोर्ट हुआ और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है और कल इसी हवाले से समाअत भी होगी सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले का वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया है, उनकी तरफ से भी हिदायत जो हैं वो सामने आई हैं और इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह हैं। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर रमेश सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि ये वाकया क्या पेश हुआ कि कुछ मालूम चले, तफसीलात मालूम हुई हैं कि किस तरह वाकया पेश आया, क्यों हमला किया गया, लोग कुछ कयास राय तो कर रहे हैं इस हवाले से। देखिए आरफा, एक 8 साल 2 महीने का बच्चा था जो 24 जुलाई को पूंछ शरीफ दरगाह के अंदर एंटर हो गया था। तो उन्होंने बोला ये बच्चा किसका है, तो पता चला कि हिंदू बच्चा है। तो वहां पे उसको डराया गया और उलमा की तरफ से, और फिर उस बच्चे को जो ना वहां पे पेशाब उसने कर डाला। तो उन्होंने कहा कि अब इसने बेहुरमती की है, इसको जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर उसकी जबरदस्ती एफआईआर काटी गई। एफआईआर काटने के बाद वो 8 साल का बच्चा, 8 साल 2 महीने का बच्चा, वो 2 दिन जेल में रहा। 2 दिन जेल के बाद उसकी जो है वो जमानत हो गई और वो वहां पे जमानत के ऊपर रिहा हो गया। पहले उसके बाप को भी गिरफ्तार किया था, फिर बाप को छोड़ा गया। 3 तारीख को रात को 11 साढ़े 11 बजे एक रिजवान सुमरो लड़का है जिसने पोस्ट रखी कि इनको छोड़ा गया, ये किया गया, इस किस्म का इंतशार फैलाया। इंतशार फैलाने के बाद हमने फौरन जो है वो इतला दी और इतला देने के बाद तो पुलिस ने 4 तारीख सुबह कल सुबह 11 साढ़े 11 बजे उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। जैसे उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद वहां पे लोकल एक एमपी है जो आ गया। उसने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ये टेंशन बढ़ जाएगी, लिहाजा आप इसको छोड़ें, मैं ये मसला खुद हल करता हूँ। और वो डीपीओ से, एसएचओ से वो पॉलिटिकल एमपी है, उस बंदे को छुड़वा कर लेके गया। छुड़ा के लेके जाने के बाद हर घंटे के बाद टेंशन बढ़ता गया, वो पोस्ट डिलीट नहीं हुई। मैं बार बार हर 1 घंटे के ऊपर एडिशनल आईजी सबको मैं मैसेज भी कर रहा था, चीफ सेक्रेटरी सबके साथ में कांटेक्ट में था। बंदे बढ़ते गए, 25 बंदे 3 बजे के करीब सीपैक के ऊपर जो मोटरवे जा रहा था रोड, उसके ऊपर आ गए। सीपैक के ऊपर रोड के ऊपर उन्होंने दावा बोल दिया और उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया। मैंने उसी वक्त दोबारा इतला दी है कि दोबारा ये हुआ है। देखें 24-25 को ये वाकया हुआ, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर मैंने उस चीज को हाईलाइट नहीं करने दिया कि हमारे मुल्क की बदनामी होती है कि 8 साल के बच्चे की जो है वो इस किस्म के ऊपर इवन किसी मीडिया के ऊपर आने नहीं दिया। इस वक्त हमारा फोकस टोटल था 5 अगस्त कश्मीर के ऊपर। मेरा आज कॉलम भी कश्मीर के ऊपर आया है कि 2 साल के अंदर क्या हुआ वहां पे। मगर ये जो इंतशार फैला रहे थे लोग, मैंने उस वक्त 24-25 जुलाई को भी नहीं किया, कल भी मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की हर घंटे के बाद। तो सर क्या पुलिस को अंदाजा था कि ये होने वाला है और उन्होंने क्यों नहीं रोकने की कोशिश की इन लोगों को? देखिए 25-50 बंदे होने के बाद जब वो रोड ब्लॉक करके और मंदिर की तरफ बढ़े, 5:30 बजे मंदिर के अंदर जब एंटर हुए, मैं हर आधे घंटे के साथ जो है वो एडिशनल आईजी के साथ में टच में था, वो आरपीओ डीआईजी के साथ टच में था, मगर पुलिस का वहां पे बंदा नहीं पहुंचा था। 3-4 कोई सिपाही पहुंचे थे और उन्होंने लोगों ने भगा दिया वहां से। फिर मंदिर के अंदर एंटर हुए, मंदिर को तोड़ा है, मंदिर गणेश भगवान की मूर्ति, माता की मूर्ति को तोड़ा है। सारी वीडियोस मेरे पास आ रही है, मैं बार बार उनको शेयर कर रहा हूँ। मैंने फिर भी अपने मीडिया के ऊपर शेयर नहीं की, मैंने आपकी तरफ शेयर नहीं की, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं की। जब ऐसे हालात हो गए कि 6-6:15 बजे तक मंदिर को जब आग लगा दी गई, पुलिस नहीं पहुंची, फिर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ये पिक्चर दी जिसके ऊपर मैंने कहा कि स्टिल नो एक्शन। 7-7:30 बजे जो है फिर पहुंचा है वहां पे रेंजर्स के साथ डिप्टी कमिश्नर पहुंचा है, डीपीओ पहुंचा है 7:30 बजे। फिर जो है वो कम्युनिटी को मैंने जो है वो एक कहा है कि भाई आप फिक्र नहीं करें, फिर कम्युनिटी के लिए रेंजर्स की सिक्योरिटी तैनात की है। फिर जाके मैंने पीएम साहब को मैसेज किया है, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को। मगर केपीके के अंदर ऐसा ही वाकया हुआ। मगर केपीके की एक खूबी जरूर थी कि चीफ मिनिस्टर ने फौरन मुझसे राब्ता किया, चीफ सेक्रेटरी ने फौरन राब्ता किया, आईजी ने फौरन राब्ता किया। यहाँ पे इस चीज की भी मुझे कमी महसूस हुई। मगर आप ये कह रहे हैं सर कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन से आपको इस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जैसा कि आपको केपी में मिला था? देखिए केपी में भी जो वाकया हुआ वो भी पुलिस की नेग्लिजेंसी थी।
और वहां पे भी पता था कि ये चीज होने वाली है। यहाँ पे भी एक किस्म का माहौल आज, मतलब कल दोपहर को 12-1 बजे से ये टेंशन बढ़ता जा रहा था, ये फसाद की तरफ जा रहा था। उसके बाद ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाना, वो बंदा एक एमपी आके उस तरीके से बंदे को छुड़वा जाना और फिर वो नहीं देना, फिर आखिरकार मुझे सर, बट रात क्या को रेंजर्स और पंजाब फौज की एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी मदद उस तरह नहीं की जितनी आप उम्मीद कर रहे थे? देखिए, अगर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालती तो फिर मुल्तान टेंपल में चीफ जस्टिस का क्लियर कट डायरेक्शन है, मगर अभी प्रहलाद मंदिर का कुछ नहीं हुआ। इतना डरते हैं, कैसे काम होगा वहां पे? यहाँ पे भी डर रहते कि सर ये हो जाएगा। अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। डीपीओ अच्छा बंदा है, मगर वहां पे एक थ्रेड असेसमेंट, उनकी डीएससीसी एक कमेटी होती है, कोई काम डीपीओ नहीं कर सकता उसके बगैर पूछे। कोई गिरफ्तारी करता है तो कहता है डीपीओ ने तो उस बंदे को भी पकड़ के लेके आ गया कि भाई आप डिलीट करो, आपने ये क्यों जो ऐसी पोस्टें डाली है, मगर वहां पे पॉलिटिकल बंदा उसको छुड़वा के लेके गया। फिर मैंने रात, लाजमी है पिंडी में जो हरकत, जो परवेज मुशर्रफ के बाद, मैं समझता हूं परवेज मुशर्रफ से लेके आज तक आर्मी का में अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। बर वक्त रात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स आई, पिंडी से कॉलें आई और उन्होंने रात ही मुझसे कांटेक्ट किया। आज सुबह फिर मेरी उनके साथ मुलाकातें हुई। फिर चीफ जस्टिस साहब को मैंने मैसेज किया, उन्होंने मुझे बुलाया और उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने सारा तफसील बताया। तफसील बताने के बाद उन्होंने फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया। मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को भी मैसेज किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बहुत शुक्रिया आईजी से सर, रिपोर्ट ली। आपने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, आज के लिए बस इट, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।